नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। आज वारंगल खम्मम नालगोंडा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद के उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 12 जिलों के 34 विधानसभा क्षेत्र में सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। प्रक्रिया शाम 4 बजे तक समाप्त होगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 4,63,839 स्नातक वोट डालने के पात्र हैं। चुनाव आयोग ने 605 मतदान केंद्र बनाए। उपचुनाव में कुल 52 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से है। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जनगांव निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद बीआरएस के पल्ला राजेश्वरी रेड्डी ने इस्तीफा देने के बाद यहां रिक्त पद खाली हुई थी। उन्हें 2021 में हुए चुनाव में एमएलसी के रूप में चुना गया था। हाल के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के विपरीत यह उपचुनाव मतपत्रों से और अभिमान्य प्रणाली के आधार पर हो रहा है। नालगोंडा के जिला कलेक्टर रिटर्निंग अधिकारी दसारी हरिचंद्रा ने कहा कि उपचुनाव के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों के आसपास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजरा टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने डिस्को, भांगड़ा और भारतनाट्यम के जैसे अन्य नृत्य रूपकों का उपयोग किया। हैदराबाद के सांसद बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उनकी पार्टी ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है और एक दिन पहले इसी इलाके में मोदी के भाषण को याद किया, जब पीएम ने विपक्षी दलों पर मुसलमानों के लिए मुजरा करने का आरोप लगाया था। ओवैसी ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए। वही आगे ओवैसी ने कहा कि क्या मोदी सोचते हैं कि हमारे पास भाषण देने की क्षमता नहीं है। चौतरफा हमला शुरू करने से पहले उग्र वक्ता ने कहा, लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है। मोदी ने इस बारे में कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस मुद्दे पर डिस्को डांस कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में हार और सत्ता खोने के बाद बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव सदस्यता अभियान चलाकर और संबद्ध इकाइयों को सूचित संरचना देकर पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बीआरएस नेताओं के मुताबिक केसीआर पिछले एक दशक से सत्ता में रहते हुए पार्टी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके। कोई समितियां नहीं थी, सारी शक्तियां निर्वाचन क्षेत्र के विधायकों के पास है। हालांकि जिला अध्यक्ष थे, लेकिन मुख्य शक्ति केंद्र स्थानीय विधायक थे। कुछ जगहों पर विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया गया। एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि पार्टी के सत्ता खोने और कई विधायकों के हार जाने से जिलों में नेतृत्व में खालीपन आ गया है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बीआरएस प्रमुख ने वरिष्ठ नेताओं से सदस्यों को नामांकन करने की कवायद शुरू करने को कहा है। पार्टी ने पहले सदस्यता अभियान चलाया था और 60 लाख सदस्यों की ताकत होने का दावा किया था। आमतौर पर पार्टी अप्रैल में अपने स्थापना दिवस के बाद सदस्यता अभियान चलाती है। 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी जल्द ही सदस्यता अभियान शुरू करने वाली है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी के नेता अब्दुल मलिक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर कहा कि ये साजिश है। ऐसे में मेरी मांग है कि महाराष्ट्र के डीजीपी मामले को लेकर जल्द कदम उठाएं। असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एआईएमआईएम मालेगांव के अध्यक्ष और पूर्व मेयर अब्दुल मलिक को कल रात 3 बार गोली मारी गई। उन्हें इलाज के लिए नासिक ले जाया गया। मैंने उनके भाई डॉक्टर खालिद से फोन पर बात की। हम अब्दुल मलिक के परिवार के साथ हैं। ओवैसी ने महाराष्ट्र के डीजीपी को टैग करते हुए लिखा कि मामले में तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक साजिश है और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने अब्दुल मलिक पर गोलियां चलाई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर 1000 करोड़ रुपए के धान उठाव और चावल खरीद घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी से खुद को आरोपों से मुक्त करने की मांग की। उन्होंने उन्हें मौजूदा न्यायाधीश से न्यायिक जांच शुरू करने की चुनौती दे दी है।
केटी रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी पर नागरिक आपूर्ति विभाग में हुए घोटाले में फंसने का आरोप लगाया। हैदराबाद में बीआरएस केंद्रीय कार्यालय तेलंगाना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केटीआर ने कांग्रेस पार्टी पर सरकारी खजाना लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उत्तम कुमार रेड्डी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की देखरेख में नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य में चावल मिलों से धान उठाने के लिए 4 कंपनियों को निविदाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों पर 25 जनवरी को ही एक समिति गठित करने, दिशा निर्देश जारी करने और निविदाएं बुलाने का आरोप लगाया। बीआरएस नेता ने टिप्पणी की कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई, लेकिन उसने तेजी से जेट स्पीड के साथ एक ही दिन में इन निविदाओं को आवंटित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार 35 लाख मीट्रिक टन धान के ग्लोबल टेंडर के नाम पर सरकारी धन की लूट कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय चावल मिलर्स उसी धान को 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने इसे केंद्रीय भंडार, एलजी इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कंपनी और एनएससीएफ जैसी कंपनियों को 1885 से लेकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर बेच दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग के अनुरोध पर राज्य को केंद्र से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कथित बयान पर कटाक्ष करते हुए कि प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का राज्य सरकार का अनुरोध 21 मई को ही प्राप्त हुआ था, उन्होंने जानना चाहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र का क्या हुआ। उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है हमें अब तक केंद्र से कोई सूचना या पत्र नहीं मिला है। मैंने देखा है कि विदेश मंत्री ने मीडिया से कहा है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और 1-2 दिनों में वे इसे रद्द कर देंगे, लेकिन हमें इस पर कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 22 मई को प्रधानमंत्री को दूसरा पत्र लिखकर हासन सांसद का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।